नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को जानेंगे और समझेंगे। अगर इसे आसान भाषा में कुछ समझें तो जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जौना खान, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे, वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वह उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, काफ़ी पढ़े लिखे थे वो। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई जो कि देखें तो बहुत अच्छी योजनाएं थी, लेकिन वो असफल रही। जैसे पहला आता है राजधानी परिवर्तन, जो कि दिल्ली से परिवर्तित कर दौलताबाद ले गया गया। दूसरी बात आती है टोकन जारी करना। तीसरा, दोआब में कर की वृद्धि करना। चौथा, खुरासान अभियान। पांचवा, सिंधु घाटी परियोजना। ये सब बहुत ही अच्छी परियोजनाएं थी, जो कि भविष्य में या कोई गलत परियोजनाएं नहीं थी, लेकिन ऐसी क्या नीतियां रहीं, क्या कमियां रहीं, जिसके कारण यह सफल नहीं हो पाई। इसको हम एक एक कर पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं। परिचय अगर हम देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 को इतिहास में सबसे जटिल शासकों में गिना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक शासन किए, जो कि काफी काफी जटिल शासनकाल में यह गिना जाता है, क्योंकि लगभग में यह 26 साल का शासनकाल है, जिसमें जो भी फैसले लिए गए वह फैसले नकारात्मक सिद्ध हुए, मतलब असफल रहे वो, जिससे जनता परेशान हुई। उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आगे क्या है वह देखते हैं। उसका वास्तविक नाम था जुनैद खान या उलूग खान। वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। देखें तो उनका वास्तविक नाम, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जुनैद खान या फिर उलूग खान मिलता है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के यह पुत्र थे। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसके बाद जुनैद खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वह गद्दी पर बैठे। और भी देखते हैं। शासनकाल लगभग 26 वर्ष। समकालीन इतिहासकार उसे विद्वान, धार्मिक रूप से कट्टर, व्यवहारिक रूप से असफल बताते हैं। देखें तो उनका शासनकाल काफी लंबा रहा, 26 वर्ष का रहा। वह काफी विद्वान थे, वह धार्मिक रूप से कट्टर थे। वह मतलब कि अपने
धर्म को काफ़ी प्रधानता देते थे वो। लेकिन उनके जो फैसले हैं उतने अच्छे साबित नहीं हुए, मतलब सही साबित नहीं हुए। देखते हैं और भी। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री ने उसे अजीबो गरीब निर्णय वाला शासक कहा। जो इब्न बतूता हैं, मोरक्को के यात्री हैं वो, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को अजीबो गरीब निर्णय लेने वाला शासक कहा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो निर्णय लेता था काफ़ी जल्दीबाजी में लेता था वो। किसी से कोई पूछताछ नहीं करता था वो। एक लंबी योजनाएं नहीं बनाता था, पूरी विस्तार पूर्वक इस पर अमल नहीं करता था। तो जब आप जल्दीबाजी में फैसले लेते हैं तो वह गलत साबित होते हैं, उतने अच्छे साबित नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। वही घटित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। प्रयोग और असफलताएं। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद 1327 में ले गया गया। 1327 में राजधानी को परिवर्तित कर कर दिल्ली से दौलताबाद ले जाया गया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को लगता था कि अगर दिल्ली में राजधानी है तो यहाँ पर मंगोल आक्रमण कभी भी कर सकते हैं, मंगोल आक्रमण से यह सुरक्षित नहीं है। अगर हम इसे दौलताबाद लेकर जाते हैं तो वहाँ पर राजधानी सुरक्षित रहेगी, मंगोल आक्रमण से वह बचा रहेगा। उनकी भी बात कुछ हद तक सही थी, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि बहुत ही जल्दबाजी में राजधानी को परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। यदि आप उसे जो भी कठिनाइयाँ सामने आती हैं उससे आप झेल नहीं पाते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। वही घटना घटित हुई मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। देखते हैं उसको भी। कारण देखें अगर तो दिल्ली उत्तरी सीमा पर थी जहां लगातार मंगोलों का खतरा था, क्योंकि दिल्ली जो है उत्तरी सीमा पर है, वहां पर लगातार मंगोल आक्रमण का खतरा बना रहता था, क्योंकि जो भी मंगोल थे वह बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, वो लगातार आक्रमण करते रहते थे वो। तो उसी से बचाने के लिए यह दिल्ली को दौलताबाद ले जा रहा है, राजधानी को। और भी देखते हैं। दक्षिण भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। जो दक्षिण भारत है उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसको लगता था कि जो दिल्ली है, दिल्ली से दक्षिण भारत को पूरा नियंत्रण कर पाना उतना आसान नहीं है। और जब हम दौलताबाद राजधानी लेकर जाएंगे तो वहाँ से दक्षिण भारत में शासन करना, नियंत्रण स्थापित करना आसान रहेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। प्रक्रिया देखें तो उसने दिल्ली के विद्वानों, अमीर व्यापारियों
यहाँ तक कि साधारण लोगों को जबरन दक्षिण भेजा। लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी, गर्मी, पानी की कमी और थकान से लोग मरते गए। जो भी दिल्ली के विद्वान हैं, अमीर हैं, व्यापारी हैं, उनको ज़बरदस्ती दिल्ली से दौलताबाद के लिए रवाना किया गया। जिनका जाने का मन भी नहीं था, उनको भी डरा धमका कर भेजा गया। और यह दूरी देखें तो 1500 किलोमीटर है। गर्मी का मौसम, हाथी घोड़े ऊंट से सामान को ले जाया गया वहाँ पर। यह उतना आसान था नहीं, क्योंकि जब आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर कारोबार करते हैं, या फिर जहाँ पर आपका जो निवास स्थान है, उसको कोई अगर कहे कि आप इसे छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो यह छोड़ना आसान नहीं होता है। वही हाल हुआ दिल्ली के जनता के साथ कि सुल्तान ने आदेश दिया कि राजधानी को बदलना है, परिवर्तित करना है। यहाँ से जो भी विद्वान हैं, अमीर हैं, व्यापारी हैं, चले दौलताबाद के लिए। यह कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं और आपको वहाँ भेजा जा रहा है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। कैसा वह क्षेत्र है, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं। तो वही हाल हो रहा है दिल्ली की जनता के साथ उस समय, सुल्तान के आदेश के कारण। और भी देखते हैं परिणाम क्या निकले। जब जबरदस्ती भेज रहे हैं दौलताबाद के लिए, तो परिणाम क्या हुआ। दिल्ली उजड़ गई, दौलताबाद भी अस्थाई राजधानी नहीं बन सका। जो दिल्ली है वह काफ़ी उजड़ गई। वह जब लोग दिल्ली से दौलताबाद के लिए रवाना हुए, तो दिल्ली को तो छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा तो दिल्ली उजड़ गई और जाना था दौलताबाद के लिए। दौलताबाद गए, लेकिन बाद में पता चला कि दौलताबाद भी ठीक नहीं है। इससे अच्छा है कि दिल्ली में ही इससे बेहतर था। फिर सुल्तान ने आदेश दिया कि आप दिल्ली चलिए। तो वहाँ पर दौलताबाद जाना, दौलताबाद से आना, क्योंकि 1500 किलोमीटर जाने में, 1500 किलोमीटर आने में कई लगभग में महीनों का समय लग जाता था आने जाने में। तो ये सब जो भी जनता है, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, गर्मी के मौसम में वैसे उतना ही तापमान रहता है, अधिक तापमान रहता है। उससे परेशानी का सामना करना पड़ा। और कोई कह दे कि आपको फिर दौलताबाद से दिल्ली जाना है, तो और भी परेशानी हो का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना परेशानी का सामना करना पड़ा जाने में, उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको दौलताबाद से दिल्ली आने में। क्योंकि सुल्तान ने बोल दिया कि अब दौलताबाद नहीं, अब दिल्ली ही चलना है, दिल्ली ही ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जनता का विश्वास शासक से उठ गया। जो जनता है उसका विश्वास शा
शासक से उठ गया कि इसका कोई भरोसा नहीं है। कभी कहता है कि दिल्ली छोड़कर चलो दौलताबाद, कभी कहता है कि दौलताबाद को छोड़कर दिल्ली चलो। तो जनता को जो विश्वास था वो विश्वास उठ गया सुल्तान से। इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी हैं, वह क्या कहते हैं उनको भी देख लेते हैं। उसने दिल्ली को खंडहर और दौलताबाद को कब्रिस्तान बना दिया। उसने दिल्ली को क्या किया, खंडहर कर दिया। जब लोग दिल्ली छोड़कर दौलताबाद गए थे तो दिल्ली पूरी तरह से वीरान पड़ गई। दिल्ली में कोई नहीं बचा। लेकिन दौलताबाद जाते जाते बहुत सारे लोग मारे गए। कोई पानी से मर गया, कोई भूख से मर गया। तो दौलताबाद भी कब्रिस्तान बन गया। और और भी देखते हैं। तो यह जो जो राजधानी परिवर्तन करने की योजना थी, यह क्या हो गई, असफल हो गई। दूसरा देखते हैं हम लोग, टोकन मुद्रा प्रयोग। टोकन मुद्रा प्रयोग जो कि 1329 से 30, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय टोकन मुद्रा जारी किए गए। उसको भी देखते हैं। उस समय चांदी की भारी कमी हो गई थी। वह आर्थिक सुधार करना चाहता था। उस समय दिल्ली में चांदी की बहुत ही कमी हो गई थी। वह आर्थिक सुधार करना चाहता था। क्या किया उसने, नीति अगर देखें तो तांबे और पीतल के सिक्के को चांदी के सिक्कों के बराबर कानूनी मान्यता दे दी। जो तांबे और पीतल के सिक्के हैं उनको चांदी के सिक्के के बराबर मान्यता दे दी। क्योंकि दिल्ली में चांदी की कमी हो गई। उसके जगह तांबे और पीतल के जो भी सिक्के हैं उनको चांदी के बराबर मान्यता दे दी। फिर क्या हुआ, यह सिक्के सरकारी खजाने में असली चांदी सोना से बदले जा सकते थे। जो भी सिक्के जारी किए गए, जो मान्यता दे दी गई कि आप पीतल और तांबे के सिक्के जो हैं वह चांदी के सिक्के के बराबर माने जाएंगे। और आप चाहें आप तो उसको बदल भी सकते हैं। आप जो भी राष्ट्रीय खजाने हैं वहाँ पर जाकर आप सिक्के को बदल भी सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि लोग अपने अपने घरों में सिक्के बनाने लगे। जब सब लोग सिक्के बनाने लगे अपने अपने घरों में तो नकली सिक्के का संख्या बहुत ही बढ़ गया। कैसे बढ़ा देखते हैं उसको भी। समस्या क्या हुई, सिक्कों पर नक्काशी आसान थी। घर घर में नकली सिक्के बनने लगे। जो सिक्के पर जो नक्काशी की गई थी, जो कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं हर कोई सिक्के पर, आप देखे होंगे आप, सिक्के पर जो नक्काशी थी काफी आसान था। जब आसान था तो उसी के जैसा सब लोग अपने अपने घरों में सिक्के बनाने लगे। और और सिक्के बनाकर जाकर खजाने में बदलने लगे उसको।
तो खजाने में काफ़ी अधिक मात्रा में नकली सिक्के पहुंच गए। और भी देखते हैं, घर घर में नकली सिक्के बनने लगे। व्यापारियों और जनता ने भरोसा खो दिया। जब आप नकली सिक्कों की संख्या बढ़ जाती है, खजाने में नकली सिक्के अधिक मात्रा में दिखने लगते हैं, तो जनता है, व्यापारी है, उसका विश्वास उड़ जाता है। क्योंकि जब आप कोई भी वस्तु बेचते हैं या खरीदते हैं, तो आपको कोई सिक्का देता है, मुद्रा देता है, तो आप उस शंका में रहते हैं, संदेह में रहते हैं कि क्या वाकई यह सिक्का असली है या नकली है। तो यह जनता और व्यापारियों में असंतोष फैल गया। और भी देखते हैं, फिर परिणाम क्या हुए। सरकार को नकली सच्चे दोनों तरह के सिक्के वापस लेने पड़े। सरकार ने क्या किया, जो भी सिक्के जारी किए गए थे उसको वापस लेना पड़ा उसको। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, सरकार को नकली सांचे दोनों तरह के सिक्कों वापस लेने पड़े। जो सरकार ने सिक्के जारी किए थे उसको क्या किया गया, वापस ले लिया वो। खजाना खाली हो गया। जो भी खजाना थे वो सब खाली हो गया। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि उस समय सुल्तान बोले कि पीतल और तांबे के जो भी सिक्के हैं वह चांदी के बराबर माने जाएंगे। तो काफ़ी घरों में सिक्के बनने लगे तांबे और पीतल के। और जाकर खजाने में, जो राजसी खजाना है, वहाँ पर लोग बदलने लगे। तो यह भी जो योजना है यह भी क्या हुई, असफल हो गई है। इतिहासकार फरिश्ता कहते हैं, एक इतिहासकार हैं फरिश्ता, क्या कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। उसने तांबे को सोने जैसा और सोने को मिट्टी जैसा कर दिया। तांबे को सोने जैसा मतलब कि जो तांबा है उसको मान्यता दे दिया कि चांदी के बराबर है, और जो चांदी है उसको बोल दिया कि तांबे के बराबर है। तो मतलब बात वही हुई कि तांबे को सोने बना दिए आप और सोने को मिट्टी बना दिए आप। क्योंकि जिसका कीमत बहुत कम है उसको ज़्यादा बता दिए, और जिसका कीमत ज़्यादा है उसको कम बता दिए। तो यह भी योजना जो थी यह भी असफल रही। और भी देखते हैं, दोआब की भूमि कर नीति। स्थान गंगा यमुना का दोआब अत्यंत उपजाऊ भूमि था। दोआब कर नीति, जो दोआब है, गंगा यमुना का मैदान है, वह काफ़ी उपजाऊ है। सुल्तान को लगा कि वहाँ पर भूमि काफ़ी उपजाऊ है, वहाँ पर जो कर है उसको दोगुना कर देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब कर में वृद्धि की गई, दोगुना किया गया, तो उस समय अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। जब अकाल सूखा पड़ गया वहाँ पर, तो जो भी कर लगाया गया था उसे चुकाने में किसान सक्षम नहीं हुए। क्योंकि जब उपज होगी तभी तो कोई आपको कर देगा। लेकिन जो भी सुल्तान के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह कठोरतापूर्वक
कर वसूलने लगे। वहाँ की जनता कर से बचने के लिए अपना घर गांव छोड़कर जंगलों की तरफ भागे, पहाड़ों में भागे। देखते हैं उसको भी हम लोग। नीति अगर देखें तो कर की दरों में दोगुनी वृद्धि, नई नाप जोख पद्धति लागू की गई। जो पहले कर थे द्वाब में, उससे दोगुना कर बढ़ा दिया गया, दोगुना कर दिया गया। कहा गया कि यह जो भूमि है यह काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ पर फसल बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है और आप यहाँ पर दोगुना कर देंगे आप। तो और भी देखते हैं स्थिति क्या हुई। उसी समय भयंकर अकाल और सूखा पड़ गया। जिस साल इसको बढ़ाया गया उसी साल भयंकर अकाल और सूखा पड़ गया। तो जब भयंकर अकाल और सूखा पड़ गया तो वहाँ के किसान हैं, कैसे आपको कर दे पाएंगे आप। फिर क्या हुआ, प्रशासन की कठोरता। किसान कर न दे सके तो कठोर दंड दिए गए। आप देख सकते हैं कि जब फसल हुई नहीं, लेकिन कर जो है वह कठोरता से किसानों से लिया जा रहा है। जब किसान फसल की उपज हो ही नहीं पाई, किसान को फसल उपज का जो भी हिस्सा है वह मिल ही नहीं पाया, क्योंकि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, फसल हुई नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि हमको कर चाहिए और वह भी दोगुना चाहिए, तो किसान कैसे दे पाएगा। और आप कठोरतापूर्वक कर वसूल रहे हैं। इसलिए जो भी किसान थे वह गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर जंगलों और पहाड़ों की तरफ भाग गए। तो, तो यह भी क्या हुई है, जो 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 भी योजना यह चलाई गई थी, तो यह भी क्या हुई, असफल हो गई अभी। और भी देख लेते हैं इसको। प्रशासन की कठोरता। किसान कर न दे सके तो कठोर दंड दिए गए। फसलें जला दी गई, गांव वीरान हो गए। जो भी कुछ फसलें लगी हुई थी उसको लोग जला दिए, गांव वीरान पड़ गए। मतलब कि आप जब कठोरतापूर्वक कर वसूल करते हैं और जिसके पास धन नहीं है वह कहाँ से कर देगा वो। इसी वजह से वह घर छोड़कर, गांव छोड़कर वह जंगल और पहाड़ों की तरफ भाग गए। तो जब लोग भाग गए तो गांव पूरा वीरान पड़ गया। और भी देखते हैं परिणाम क्या हुए। बड़े पैमाने पर किसान विद्रोह, दिल्ली सल्तनत की खाद्यान्न आपूर्ति पर भी असर पड़ा। जो भी अब किसान है वह विद्रोह करने लगे और दिल्ली की खाद्यान्न पर भी असर पड़ा, क्योंकि जो वहाँ पर से कर मिलना था वह कर मिल नहीं पाया। जब कर मिल नहीं पाया तो उतना कर सुल्तान को पहुँच नहीं पाया। जब पहुँचा नहीं तो वहाँ पर क्या हुआ, खाद्यान्न में असर पड़ा। और भी देखते हैं। फिर यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला। यह नीति राज्य और जनता के बीच घोर अविश्वास का कारण बनी। यह जो नीति है वह राज्य और जनता के लिए घोर अविश्वास का कारण बनी है, क्योंकि जनता का अब सुल्तान से विश्वास हट गया। जनता को लगने लगा कि सुल्तान हमारे बारे में ठीक नहीं सोचता है, अच्छे फैसले नहीं लेता है, यह हमें परेशान करता है।
और भी देखते हैं। तो यह क्या हुआ, यह योजना यह असफल हो गया है। फिर हुआ चौथा, देखें तो विदेश नीति खुरासान और कुर्बल अभियान। फिर देखें तो कुछ और भी अभियान किए जाएंगे, जैसे आप देखेंगे खुरासान अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि हमें अपना भी साम्राज्य को विस्तार देना चाहिए, कुछ क्षेत्रों को जीत कर अपने क्षेत्र में मिलाना चाहिए, क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या हो गई, बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो खुरासान अभियान क्या हुआ, यह खुरासान अभियान ईरान क्षेत्र में पड़ता है। जो जो खुरासान पड़ता है वह क्षेत्र है, वह ईरान में पड़ता है वो। देखते हैं उसको भी, उसने एक विशाल सेना संगठित की, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि ईरान जो खुरासान क्षेत्र है वो जो ईरान में पड़ता था, वहाँ का राजा था वह काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था उस समय। तो जब कमज़ोर दिख रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यह अवसर बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर आक्रमण करेंगे और उसको जीत कर अपने क्षेत्र में मिला लेंगे, तो कर की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, कर में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यह क्या हुआ कि बिल्कुल उल्टा पड़ा। जब यह वहाँ पर आक्रमण किया, उस समय राजा की शक्ति बढ़ गई थी, अधिक हो गई थी। मतलब जो आप सोचे थे उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। देखते हैं उसको भी। और इसमें क्या हुआ कि सुल्तान ने जब अभियान यह करना था खुरासान, उससे पहले ही 1 साल का वेतन सैनिकों को दे दिया और विशाल एक सेना तैयार किया पूरा। तो जब विशाल सेना है, बहुत बड़ी सेना है, उसको आप 1 साल का वेतन पहले ही दे रहे हैं, तो बहुत सारा धन खर्च होगा। जब धन खर्च हुआ उस समय, लेकिन जो आप सोचे थे वैसा हुआ नहीं। जहाँ पर अभियान करना था उस राजा की शक्ति काफ़ी बढ़ गई, और और क्या हुआ कि बीच में ही अभियान को छोड़ना पड़ा। तो आपको बहुत सारे धन की क्या हुई, क्षति हुई, हानि हुई। देखते हैं उसको भी। उसने एक विशाल सेना संगठित की, सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। जो कि अभियान करना था उस समय, एक बहुत ही विशाल सेना संगठित किया हो, और उसको 1 साल का अग्रिम वेतन, मतलब कि जो 1 साल का समय है उसको पहले ही वेतन दे दिया गया, साल भर का वेतन पहले ही मिल गया। और भी देखते हैं, पर अभियान कभी हुआ ही नहीं, परिणाम अपार धन की बर्बादी। जब आप 1 साल का वेतन सैनिकों को दे देते हैं आप अभियान करने के लिए, लेकिन अभियान नहीं होता है, तो यह क्या हुआ, धन की बर्बादी हुआ है। तो यह भी योजना क्या हुई, असफल हो गई। देखेंगे तो ये सब सारी योजनाएं हैं, कोई गलत योजना नहीं है, काफ़ी ठीक है। लेकिन ये सब जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं यह जल्दीबाजी में लिए जा रहे हैं। अगर आप इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ समय और अच्छी तरह से रणनीति बनाकर अगर आप योजना बनाते हैं, इस पर काम करते हैं, तो आपको अच्छी नतीजे मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर जो भी मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा है
वह काफ़ी जल्दीबाजी में कर रहा है वो। क्योंकि जब आप किसी से राय सलाह लेते हैं तब तो उनको पता चलता है कि कब क्या करना चाहिए। लेकिन जब आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। वही हाल यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हो रहा है। और भी देखते हैं कुर्बल अभियान चीन सीमा पर। जो कुर्बल अभियान हुआ चीन सीमा पर, मतलब कि उत्तर क्षेत्र को भी वह अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता है। वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। देखते हैं उसको भी। एक बड़ी सेना हिमालय पार भेजी गई। एक बहुत ही बड़ी सेना हिमालय पार भेजी गई। लेकिन फिर क्या हुआ? कठिन मार्ग और मौसम के कारण अधिकांश सैनिक मारे गए। यह जो कि अभियान है, यह बहुत ही कठिन अभियान है। और वहाँ पर मौसम भी खराब हो गया। क्योंकि जब आप उत्तर में अभियान कोई करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं। वो पहाड़ को पार करना बहुत ही कठिन है। और आपके पास बहुत अधिक सैनिक जा रहे हैं तो देखते हैं उसको भी। तो बहुत सारे अधिकांश सैनिक क्या हुए? रास्ते में ही मारे गए। फिर निष्कर्ष क्या निकला? सैन्य तैयारी अधूरी और असंगठित थी। जो सैन्य की तैयारी थी, सैनिकों की तैयारी थी, वो अधूरी थी और कोई संगठित नहीं था। यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है कि जल्दीबाजी। और भी देखते हैं विदेशी विस्तार की महत्वाकांक्षा व्यर्थ सिद्ध हुई। जो मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षा था विदेशी जीतने का, विदेशी विस्तार की, कि अपना क्षेत्र का विस्तार करना, यह क्या हुई? अब असफल सिद्ध हुई, अब गलत सिद्ध हुई। क्योंकि यह काफ़ी जल्दीबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं। और भी देखते हैं सिंधु घाटी नहर योजना। सिंधु घाटी नहर योजना का भी उसने कार्य करना शुरू किया इस पर, सिंधु नदी घाटी परियोजना पर। क्या हुआ इस पर? क्या हुआ देखते हैं। उसने सिंधु में नहर खुदवाने और उपजाऊ भूमि विकसित करने का प्रयास किया। जो सिंधु नदी है वहाँ पर नहर खुदवाने, उपजाऊ भूमि विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ? परंतु कार्यान्वयन असफल रहा। नहरें अधूरी रह गईं और किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। यह भी अभियान बीच में ही छोड़ दिया गया। क्योंकि पहले तो मन बना था कि जो भी नहर खुदवाएंगे हम लोग, इससे जो भी भूमि है यह उपजाऊ होगी, विकसित होगी और यहाँ से अधिक मात्रा में कर मिलेगा। लेकिन इसको भी बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। जब जब अधूरा बीच में छोड़ दिया गया तो जो भी किसानों को लाभ मिलने वाला था वह क्या हुआ कि मिल नहीं पाया। तो यह भी योजना क्या हो गई? बीच में भी ये असफल हो गई। आप देख पा रहे हैं कि जितनी योजनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं वह एक भी पूरा नहीं हो रही है। सब बीच में ही असफल हो जा रही है। यह कोई सुल्तान कोई खराब नहीं है। यह नीतियां तो अच्छी बना रहा है, लेकिन नीतियों को अच्छी तरह से लागू नहीं किया जाता। इसमें एक संगठन की अभाव है। इसमें गुप्तचर व्यवस्था की कमी दिखाई दे रही है। और भी देखते हैं विद्रोह और प्रशासनिक कठिनाई। अब क्या हुआ? अब कि विद्रोह होने लगे, प्रशासनिक कठिनाइयाँ होने लगी। इसको भी देख लेते हैं। लगभग पूरे शासनकाल में लगातार विद्रोह हुए।
लगभग पूरे शासनकाल में ही लगातार विद्रोह हुए। क्यों हुए विद्रोह? क्योंकि जितनी भी योजनाएं चालू की जा रही हैं वह असफल हो रही हैं। तो जब असफल होंगी, जनता परेशान होगी, किसान परेशान होंगे, व्यापारी परेशान होंगे, तो वह तो विद्रोह करेंगे ही। जब विद्रोह करेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही हुआ, देखते हैं। बंगाल, गुजरात, द्वार, दक्कन में क्या हो गए? विद्रोह शुरू हो गए। दक्कन में अंततः बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गया। दक्कन के क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य आता था, वह स्वतंत्र हो गया। वो मतलब कि तुगलक साम्राज्य से वह अलग हो गया। वो खुद खुद को स्वतंत्र कर दिया। वो अब वह दिल्ली के अधीन से खुद को छुटकारा पा लिया। वो और भी देखते हैं। फिर का निष्कर्ष यहाँ पर देख लेते हैं। विद्वान, जो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक है, यह विद्वान है। किसमें विद्वान है? अरबी फारसी का ज्ञाता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यह अरबी और फारसी भाषा का पूरी तरह से क्या है? ज्ञाता है। और गणित और खगोल शास्त्र में पूरी तरह से रुचि रखता है। तो बहुत ही यह क्या है? अच्छा संकेत है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से कट्टर मुसलमान था। धार्मिक दृष्टि से क्या था? कट्टर मुसलमान था। मतलब कि अपने धर्म को अधिक प्राथमिकता देता था। महत्वाकांक्षी और प्रयोगशील था। यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वह महत्वाकांक्षी था। आप देख सकते हैं कि खुरासान अभियान किए गए, कुर्बल अभियान किया गया। तो क्या था यह? महत्वाकांक्षी इसमें दिख रही है पूरी तरह से। और प्रयोगशील, यहाँ पर प्रयोगशील भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जब राजधानी दिल्ली से उठा कर ले जाते हैं दौलताबाद, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसे टोकन मुद्रा जारी किए गए, वह भी एक तरह से प्रयोग ही था। लेकिन क्या हुआ है? असफल रहा है। और भी देखते हैं। जनता की मानसिकता का आकलन न कर पाना। जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं, इसमें जनता की जो मनोदशा है, जनता क्या चाहती है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप जनता को समझ नहीं रहे हैं, तो जनता में असंतोष की भावना क्या हो रही है? बढ़ रही है। और भी देखते हैं। तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयों को न समझ पाना। जो तकनीकी है, जो भी आप बदलाव कर रहे हैं, वह लोगों के व्यवहार में भी दिखाई देता है या नहीं देता है। क्या व्यवहारिक रूप से वह सही है या नहीं सही है? जब व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, तो आपको गलत प्रभाव देखने को मिलेंगे। और वह भी क्या हो रहा है? देखने को मिल रहा है गलत परिणाम। कठोर नीति और जल्दबाजी में निर्णय लेना। जो सुल्तान है, उसकी नीतियाँ काफ़ी कठोर है, और वह जल्दीबाजी में निर्णय ले रहा है। तो जब का कठोर नियम है, जल्दीबाजी में आप निर्णय ले रहे हैं, तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और वही मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हो रहा है। अगर घटनाओं में अगर हम एक बात जाने, तो इसमें गुप्तचर व्यवस्था की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। गुप्त गुप्तचर व्यवस्था उतना अधिक मजबूत नहीं है, काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर कोई भी अनुमान लगाना हो,
और गुप्तचर व्यवस्था अच्छी है तो आपको सारी सूचनाएं पहले ही आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक में गुप्तचर व्यवस्था की कमी दिखाई दे रही है। तो ये सब हम लोग घटनाएं, जो मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ी जो भी घटनाएं थीं, जो योजनाएं जो कि असफल रही, उस पर हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक पूरी घटनाओं को हम लोग जाने और समझे। अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।